हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टारगेट नीट। तो आज का जो लेक्चर है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी आपके लिए मैं 70 क्वेश्चन का यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेटअप लेके आया हूं, जो जिसमें इनमें से 80 टू 90% क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठे रहना आप। और एक चीज ध्यान रखना, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चंस बताऊंगा। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चों के नंबर है वो एमसीक्यूज में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं और 10 वो फिल द ब्लैंक जो भी है, आगे एक एक डेढ़ नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है नंबर कटने की। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी वो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। इस लेक्चर के लास्ट तक जरूर बने रहना। लास्ट में मैं आपको बड़े क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा 10-15 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस जो बच्चे यानी कि अभी उठे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये पूरा रामबाण है और ब्रह्मास्त्र है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, तो विद एक्सप्लेनेशन पूरा देखिए। तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है लेक ओपेरोन का महत्व क्या है। देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेक ओपेरोन। लेक ओपेरोन का महत्व क्या है, ध्यान रखना। आपने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से पढ़ा है लेक ओपेरोन। ध्यान रखना, ये लेक ओपेरोन क्या समझाता है, जीन रेगुलेशन को। एक्सप्लेन एक्सप्लेन जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। अपने लेक ओपेरोन पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में, तो ये प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन को समझाता है। ध्यान रखना, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जीन विनिमय को समझाता है। ध्यान रखना, ये जीन विनिमय को समझाता है। यानी कि लेक ओपेरोन का महत्व क्या है, आपको बस इतना सा लिखना है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ओपेरोन मॉडल किसने दिया था। यानी कि जो ओपेरोन है, लेक ओपेरोन है, जो भी है अपने पढ़ा था मोलिकुलर बेसिस में, ओपेरोन मॉडल दिया किसने था। तो ध्यान रखना, वो साइंटिस्ट का नाम जेकोब एंड मोनार्ड। जेकोब और मोनार्ड दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने, ध्यान रखना, लेक ओपेरोन मॉडल दिया था। ध्यान रखना ये चीज। आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, देखो इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये पहले जो चैप्टर हट गया है, ठीक है। ऐसे देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो ट्रिप्टेज लिखा है, एज लग गया, इसका मतलब क्या है, ये एंजाइम है। पहली बात देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, देखो पहली बात, डीएनए से आरएनए बनना, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनना, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे एंजाइम पार्टिसिपेट होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहां पे ध्यान रखना, इसने पूछा है फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो क्या करता है ये, यानी कि परफॉर्म्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करवाता है। समझ में है कि नहीं, आपको क्या लिखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिप्टेज का कार्य। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, क्रिप्टेज लिख दिया। अब किसी बच्चे ने ऐसे समझ लिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कार्य डीएनए से आरएनए नहीं, क्रिप्टेज पूछा है तो वो एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है आरएनए से डीएनए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आरएनए से क्या बनना, डीएनए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखो रिट्रोवायरस, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे राइनोवायरस हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। राइनो वायरस हो गया, ठीक है, जैसे एचआईवी वायरस है, वो भी रिट्रोवायरस है, ठीक है। तो रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, इसका होता है आरएनए, डीएनए नहीं, आरएनए होता है। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपायरेसी क्या है। देखो बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का मतलब है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब है चोरी करना। अब चोरी ऐसे नहीं है,
कोई सामान चुरा लिया आपने, जैसे बचपन में आप ऐसे चोरी की होगी किसी ने, ठीक है, और मान लो कि कोई चोर है तो वो बायोपायरेसी कर रहा है। चोरी करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख रखा पहले से, अन अनएथोराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि बिना अनुमति के, बिना अनुमति के जैव संसाधनों व ट्रेडिशनल या प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना, यानी कि बिना अनुमति के। देखो बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे यानी कि बिना अनुमति के किसी कंट्री की जो भी है उसका जैव संसाधन की चोरी कर ली है। जैसे अमेरिका ने जो बासमती राइस पे पेटेंट करवा लिया था, ठीक है, इसका एग्जांपल भी ध्यान रखना। ठीक है, तो वो क्या बायोपायरेसी थी। और बायोपायरेसी कैसे हुई, एक तो ध्यान रखना उनको नॉलेज नहीं था जो भी है, या फिर इंडिया वालों को उस वैरायटी के बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए ध्यान रखना वो उस वैरायटी को वहां ले जाके उनका पेटेंट करवा लिया। ठीक है, बिना अनुमति के, गवर्नमेंट से कोई अनुमति नहीं ली, ये बायोपायरेसी कहलाती है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट। देखो साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसका काम क्या है, सेल डिवीजन। ठीक है, यानी कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन इसका काम है। बताओ समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, साथ साथ में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके पास अभी एक दिन बचा है। ठीक है, एक ही दिन मानो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़ना। देखो अभी मैं आपको साथ साथ में इसका जो आंसर विद आंसर करवा रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि इस लेक्चर को देखने के बाद में भी आपको वापस रिवीजन करना पड़े, नहीं, एक बार में भी अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया। देखो इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि जो स्पीसीज है, न्यू स्पीसीज अराइज बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन से बनती है, तो वो सिद्धांत दिया किसने था, ह्यूगो डी वरीज। कल भी आया था क्वेश्चन में, ठीक है, एमसीक्यू में, ह्यूगो डी वरीज। ठीक है, ह्यूगो डी वरीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। बहुत बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखना इस चीज को। एलिजा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, ध्यान रखना, एलिजा परीक्षण डिटेक्ट एंटीबॉडी एंड एंटीजन इन द ब्लड। ब्लड में ध्यान रखना एंटीजन और एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए ध्यान रखना एलिजा टेस्ट किया जाता है। और यहां पे एलिजा के बारे में बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है। एलिजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। मैंने बोल दिया है, इसको लिख लेना, साथ में रजिस्टर और पेन रखो आप। ठीक है, क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे ब्लड के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का पता लगाने में किया जाता है। और एलिजा टेस्ट ध्यान रखना जो एड्स या एचआईवी टेस्टिंग के लिए किया जाता है, डायग्नोस करने में किया जाता है। ठीक है, एचआईवी का पता लगाने, यानी कि एचआईवी इन्फेक्टेड है नहीं है। ठीक है, एड्स के लिए, एचआईवी यानी कि एड्स डायग्नोसिस के लिए एलिजा का किया जाता है, ध्यान रखना ये चीज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलिनेटर्स इन इकोसिस्टम। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पोलिनेटर्स लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र में परागणकों का क्या कार्य है। अब यहां पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, मैं फिर बार बार यही बात कह रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। पोलिनेटर्स, ना कि पोलिनेशन वर्ड है, ना कि पोली पोलन ग्रेन वर्ड है या पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेटर्स यानी कि पोलिनेशन करवाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हो गए, या फिर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर है जो भी, वो हो गए पोलिनेटर्स। इकोसिस्टम में क्या रोल है, यानी कि वो पोलिनेटर जैसे इंसेक्ट हो गए, पोलन ग्रेन को चिपका के दूसरे प्लांट पे, फीमेल प्लांट पे ले गए, तो क्या करवाएगा, फर्टिलाइजेशन। उसका क्या कार्य है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। ठीक है, निषेचन इनका काम है, ध्यान रखना ये चीज। तो देखिए
देखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। ऐसे फलों के नाम बताइए जिन्हें आभासी फल कहते हैं। मेंशन एनी टू फ्रूट्स दैट आर क्लासिफाइड एज फॉल्स फ्रूट। ध्यान रखना आप, जैसे सेब, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में, ये आभासी फल कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें आभासी फल बोला जाता है। जल माध्यम से परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। गिव टू एग्जांपल ऑफ प्लांट्स इन विच पोलिनेशन अकर्स थ्रू वाटर। ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है? वो जहां पे वाटर है वो क्या है, वेक्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे अपने दो एग्जांपल देते हैं, जैसे वेलिसनेरिया एंड हाइड्रा, ये दो प्लांट। ठीक है, दो एग्जांपल है, वेलिसनेरिया और हाइड्रा। इन ये प्लांट है, ध्यान रखना, इनमें पोलिनेशन, ये क्या एक्वेटिक प्लांट है, पोलिनेशन कैसे होता है? जल के माध्यम से। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट। फूल में पंखुड़ियों का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पेटल्स इन फ्लावर? पेटल्स यानी कि जो फूल के अंदर जो रंग बिरंगी जो पंखुड़ियां हैं, पेटल्स, उनका काम क्या है? रंग बिरंगी है। आप देखना, जो वहां पे पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वहां पे इंसेक्ट ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, बड़े जो भी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, इनका काम है आकर्षित करना। और फूल तो ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इंसेक्ट को तो आकर्षित करता है, ह्यूमन को भी करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रोज डे पे, रोज डे पे वो रेड कलर का होता है। ठीक है, कलरलेस तो कोई लेके नहीं जाता, अट्रैक्शन के लिए है। ठीक है, हर सारे जो एग्जांपल है कहीं भी, पर ये रोज डे वाला मत लिख देना आप। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है? आकर्षित करना, किसको? कीटों को, ना कि इंसानों को। ठीक है, इंसानों को आकर्षित करते हैं, आप सुंदर फूल देख के चले जाओगे। ठीक है, हाँ, पर सोच समझ के जाना, ध्यान रखना। ठीक है, अट्रैक्शन लिख लेना आप इंग्लिश में। देखो नेक्स्ट, प्राग प्रागकण प्रागकण जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? व्हाट इज द क्रोमोसोमल कंडीशन ऑफ पोलन मदर सेल? सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, मैंने कहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। इसने पोलन मदर सेल बोला है, पोलन ग्रेन नहीं, परागकण नहीं। परागकण बनाने वाली सेल तो क्या होगी? परागकण तो क्या है? मेल गैमीट है, वो तो एन होगा। वो क्या होगा? 2n होगा, यानी कि डिप्लॉइड। यानी कि पोलन ग्रेन मदर सेल क्या होगी? पीएमसी क्या होगी? 2n, यानी कि डिप्लॉइड। ध्यान रखना बेटा। टेपिटम के दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। राइट डाउन एनी टू मेजर फंक्शन ऑफ टेपिटम। टेपिटम आपने कहां पढ़ा? जो एंथर है, एंथर की जो बोल है, ठीक है, उसमें लास्ट वाली जो अंदर पहली जो यानी अंतिम बोल है, वो कौन सी है? टेपिटम। का काम क्या है टेपिटम का? टेपिटम का काम है पोलन ग्रेन को प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू पोलन ग्रेन और सिक्रीट्स हार्मोन। ठीक है, ये हिंदी में लिख लेना सभी। अभी सुनो, टेपिटम के दो प्रमुख कार्य क्या है? कि पोलन ग्रेन, पराग लिखो, पराग कणों को पोषण प्रदान करना और हार्मोन का स्रावण करना। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू, या फिर नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन एंड सीक्रेट हार्मोन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो आप, एड्स किस वायरस से होता है? सिंपल सी बात, ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, मलेरिया का कारक जीव कौन सा है? व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, एक प्रोटोजोआ है, इससे प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम से। एलर्जी क्या है? ध्यान रखना, एलर्जी मैंने आपको कहा था, देखो एलर्जी क्या है, जैसे मान लो किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, यानी कि वो सबस्टांस है, वो पार्टिकल है, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती,
उसके खिलाफ वो उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रही है हमारी बॉडी कि मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको बाहर निकालो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी अगेंस्ट सम फॉरेन सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स। ठीक है, ऑफ द बॉडी। ठीक है, अति संवेदनशीलता, अति संवेदनशील। ध्यान रखना, हिंदी में लिख लेना, कुछ कुछ पदार्थों के खिलाफ बॉडी द्वारा अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करना एलर्जी कहलाता है। ठीक है, ये लिख लेना। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण, टीका मतलब वो नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन के थ्रू टीका लग सकता है बट इंजेक्शन नहीं। टीका, टीका मतलब एंटीबॉडी। टीका यानी कि इंग्लिश में वैक्सीन। वैक्सीन का क्या फंक्शन है, क्या उद्देश्य क्या है उसका? ठीक है, क्या पर्पज है उसका, व्हाट इज द एम ऑफ वैक्सीनेशन? यानी कि ये क्या करती है, बॉडी में एंटीबॉडी बनाए रखती है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करती है, प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। ठीक है, ध्यान रखना। एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध प्रभावी होती है? एंटीबायोटिक, देखो याद करो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसमें देखो आपको जो बताया था मैंने, और जो भी आपके टीचर्स हैं उन्होंने बताया था, एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स जो डिजीज कोजिंग जो माइक्रोब्स है, जो यानी कि ऑर्गेनिज्म है, उसके अंगेस्ट, उसके लाइफ के अंगेस्ट एंटीबॉडी दी जाती है। जैसे हम बीमार हो गए, जुकाम लग गई, जो भी है, वो माइक्रोब्स अंदर जाके क्या कर रहा है, डिजीज कोज कर रहा है, हमने एंटीबॉडी ली, यानी सॉरी एंटीबायोटिक्स ली, टेबलेट ली, तो उसके अंगेस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध प्रभावी होती है, तो यानी कि कैसे लिखते हो, रोग कारकों के विरुद्ध। ठीक है, यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट के अंगेस्ट। ठीक है, ऐसे लिख देना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष के वृषण किन दो मुख्य कार्यों का निर्वहन करते हैं? व्हाट आर द टू प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस? टेस्टिस का क्या काम है? पहला काम सभी को पता है, यानी कि शुक्राणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, और क्या काम है? हार्मोन भी सिक्रेट करते हो, ये लिख दो कि जैसे कौन सा नाम लिख दो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्रावित संश्लेषण जो भी है लिख देना आप। ठीक है, स्त्री के अंडाशय की दो भूमिकाएं, स्टेट एनी टू रोल्स ऑफ द ओवरी इन द फीमेल। सिंपल सी बात, ओवरी का काम अंडाणु निर्माण, यानी कि ओवम, एग, और हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, लिख देना आप, सब पता है आपको अच्छे से। अंडाणु, अंडाणु निर्माण तो है ही है, हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो भी। ठीक है, अंडोसर्ग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओवुलेशन? ओवुलेशन, अंडोसर्ग, यानी कि आपको मैंने बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी, एमसी के 14 डेज पे क्या है, जो एग है वो बाहर निकलता है, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग बोलते हैं, यानी कि ओवुलेशन के 14 डेज पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज पे मैच्योर फॉलिकल्स, यानी कि मैच्योर फॉलिकल्स यानी कि अंडे का बाहर निकलना ओवरी से, उसे क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। मासिक चक्र को संचालित करने वाले हार्मोन का नाम, लिस्ट द मेन हार्मोन्स दैट कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? दो हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, वृषण में स्थित सर्टोली कोशिका किस कार्य में सहायक होती है? व्हाट फंक्शन इज कैरियड आउट बाय द सर्टोली सेल इन द टेस्टिस? ध्यान रखना, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस में सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में ध्यान रखना कि सर्टोली सेल होती है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है और सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, यानी कि पोषण प्रदान करना किसको? स्पर्म्स को। ध्यान रखना, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना आप, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो ये सर्टोली, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया किस स्थान पर होती है? देखो सिंपल सी बात, कहां होती है ये? पहली बात फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में कहां? एम्पुला में, एम्पुला। ठीक है, या फिर फेलोपियन ट्यूब, सीधा लिखो, इसने सीधा पूछा है, ऐसे पूछता कि फेलोपियन ट्यूब में कहां, तो एम्पुला में। या फिर थोड़ा और डिटेल से जाना है तो ध्यान रखना, पहला फेलोपियन ट्यूब का इधर से पहला कौन सा पार्ट? इस्थमस, फिर जैसे टर्न होता है वो एम्पुला, लास्ट वाला इनफंडिबुला। तो इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन पे यदि पूरा डिटेल में जाना, इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन या फिर सीधा एम्पुला लिख दो आप। यदि आपको सीधा पूछा है तो फेलोपियन ट्यूब लिख दो आप, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ध्यान। ठीक है, एमटीपी और आईवीएफ का विस्तृत रूप, ध्यान रखना, एक फुल फॉर्म जितने भी है वो पढ़ के चले जाना, पहले बोल रहा हूं। फुल फॉर्म पे आते हैं क्वेश्चन। एमटीपी देखो, एमटीपी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एमटीपी की फुल फॉर्म है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड आईवीएफ की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना। जेड देखो, अभी मैं बोल रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, ZIFT है, GIFT है, ठीक है, AIA जो भी है, ठीक है, सबकी फुल फॉर्म ध्यान रखना आप। जॉर्ज मेंडल ने अपने शोध में कितने गुणों का अध्ययन किया था? उनमें से किन्हीं दो के नाम लिखे। देखो सिंपल सी बात, जेनेटिक्स से मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था मटर के जो पौधे में? ध्यान रखना कि 7 विपरीत लक्षणों का, 7 जोड़ी, 7 नहीं 7 जोड़ी। ठीक है, उनमें से दो का नाम लिखना है। देखो लिख देते हैं, जैसे पुष्प का रंग, जैसे पौधे की लंबाई। ठीक है, तो यानी कि कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, और जो हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधे की जो हाइट कितनी जो भी है, जिसमें कैपिटल T स्मॉल t जो भी लिया उसने। ठीक है, ध्यान रखना ही। मनुष्य में सातों पूछे तो सातों सातों बता देना। मनुष्य में पाई जाने वाले दो लिंग सहलगन, लिंग संबंधी या सहलगन अनुवांशिक रोगों के नाम लिखिए। नेम एनी 2 सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज फाउंड इन ह्यूमन। ध्यान रखना, मैंने इस पर लेक्चर बना रखा है, जैसे वर्णांधता, हिमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे हिमोफीलिया, जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर यानी कि एक ही बात है ये तो, ब्लाइंडनेस एंड हिमोफीलिया। ठीक है, ध्यान रखना ये दो, कलर ब्लाइंडनेस एंड हिमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम में पहले मैं यहां लिख रहा हूं, बोल रहा हूं साथ साथ में। डाउन में तो होती है 47, ऐसे लिख दो, या 2n+1, और टर्नर में होती है 45, यानी कि 2n-1। इस पे लेक्चर बनाया हुआ है मेरा। ठीक है, ध्यान रखना, 47 एंड 45। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते। नेक्स्ट चलते हैं, देखो
मानव कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? सिंपल सी बात, मानव कोशिका में पूछा है तो ध्यान रखना 23 जोड़ी लिख दो, 23 पेयर, या फिर टोटल 46। ठीक है। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ध्यान रखना फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको? जॉर्ज मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स में पढ़ा आपने। डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम का नाम, काटने वाले एंजाइम का नाम, देखो काटना लिखा है इसने, जोड़ने वाला नहीं। ठीक है, नेम द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, यानी कि आरई। आरई क्या करता है? डीएनए को कट करता है बायोटेक से। डीएनए के खंडों को जोड़ने वाले, अब ये काटने वाला आ गया, ये कौन सा है? जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला कौन सा है? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम। ठीक है, जोड़ने वाला लाइगेज। आनुवंशिकी कूट में कुल कितने त्रिक कोडोन पाए जाते हैं? देखो आनुवंशिक कूट में कुल कितने, हाउ मेनी ट्रिपलेट कोडोन एग्जिस्ट इन द जेनेटिक कोड? रखना टोटल कितने होते हैं? 64 बताया हुआ, अच्छे से याद रखना। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? देखो बेटा, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आप ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो बहुत बुरी बात है। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है बताओ? जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? ऐसे मत लिख देना जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है। एक बच्चा था मेरा स्टूडेंट, ठीक है, उसने लिखा था। तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? ध्यान रखना, मुख्य कारण है हाई बर्थ रेट, यानी कि उच्च जन्म दर। जन्म दर ज्यादा है, जन्म, यानी कि जो इसके बारे में आगे ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो भी लिख सकते हो। जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है। डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है। क्योंकि डेथ रेट इसलिए कम है क्योंकि आज से पहले 50 साल, 100 साल, 200, 300 साल पहले जनसंख्या इसलिए कम थी क्योंकि फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज कम थी। आजकल ध्यान रखना, आजकल तो ऐसा हो चुका है, वो उसके 99% मान लो कि वो चला गया तो भी उसको बचाया जा सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा, साइंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप भी डॉक्टर बनना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बनोगे डॉक्टर। पहले बोर्ड का एग्जाम, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ बैठो। फैसिलिटीज ज्यादा हो चुकी है। परिवार नियोजन का एक स्थायी उपाय बताइए। नेम वन परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ध्यान रखना, पहले इतने बच्चे क्यों होते थे? आज से 15, 20, 50, 50 तो नहीं, यानी कि 20, 25 साल ही हुए लगभग। इसमें ध्यान रखना, हम दो हमारे दो का तो नारा तो बहुत 50, 70 सालों से चल रहा है, गवर्नमेंट ने ये चलाया था। जनसंख्या बढ़ रही थी, पहले लोग एजुकेटेड नहीं थे। हम दो हमारे पांच दस, एक नहीं, हम दो हमारे पांच दस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 10-10 तो होते थे, 8 तो है। तो आजकल हम दो हमारे दो। परिवार नियोजन का एक स्थायी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ चुकी है, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, हम दो हमारे 10 वाला जो कंसेप्ट है वो फेल हो चुका है। तो पहले वाले लोग एजुकेटेड थे नहीं, ठीक है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पता नहीं था। ठीक है, उनका बस वो एक ही था, बच्चे पैदा करो। ठीक है, परिवार नियोजन का एक स्थायी उपाय बताइए। नेम ऑफ द परमानेंट। परमानेंट देखो, वैसे वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को स्थायी करने के लिए, यानी कि ज्यादा जन्म ना हो। यानी कि उसमें क्या है कि जो मेल फीमेल है जो फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, प्रेग्नेंट हो गई, अब उसको रोकने के लिए ध्यान रखना बहुत सारे हैं, जैसे बैरियर मेथड है, नेचुरल मेथड है, ठीक है, कंडोम है मेन। ठीक है, तो पर स्थाई जिसके अंदर क्या है, अब वो भी फेल हो सकते हैं, पर ध्यान रखना जैसे नसबंदी करवा ली, नस स्टरलाइजेशन, ठीक है, जैसे वेस्टोमी मेल के अंदर और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी।
वास्ट डिफरेंस को, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, जब वहां पे इसको स्टिच कर दिया, जो भी है, स्पर्म आगे जा नहीं पाएगा, सिंपल सी बात, ठीक। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इन विट्रो यानी कि तभी तो, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो मदर की बॉडी से बाहर होगा, स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं मदर से और फादर से, सॉरी, मदर से ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं और फादर से स्पर्म को, ठीक है। तो उसको टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है लैब में। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार का तरीका है? गर्भ निरोधक गोलियां बोला है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिलोंग टू विच मेथड? हार्मोनल मेथड है, ठीक है, हार्मोनल विधि है ये, क्योंकि उन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन जो भी है, आपको चैप्टर में बताया था कैसे बनती है, ठीक है। आरटीआई का पूरा नाम, आरटीआई ना कि आरटीओ, ठीक है, वो मत लिख देना ट्रैफिक वाला, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि जो एसटीडी होती है, ठीक है, कैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आरटीआई स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इज डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम लिखिए। ध्यान रखना, डीएनए के अंदर कौन सी, डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में कौन सी होगी, राइबोज, ठीक है। अनुवांशिकी कूट की दो मुख्य विशेषता, अनुवांशिकी कूट यानी कि जेनेटिक कोड के फीचर्स मैंने लिखाए थे आपको, जैसे डीजेनरेसी होगी, कोमालेस हो गया, ठीक है, और यानी कि ट्रिपलेट नेचर का हो गया, ठीक है। जैसे इसने दो पूछा है तो अपने लिख देते हैं, जैसे अनुवांशिक जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट नेचर का होता है, कोमालेस, ठीक है, डीजेनरेसी, ठीक है, जैसे नॉन एम्बिग्यूस लिखाए थे मैंने आपको, ठीक है। तो मैंने चार लिख दिए, दो पूछे हैं, याद रखना, ठीक है। आप डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना किसने दी थी? डबल विच साइंटिस्ट प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? तो ध्यान रखना, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग में मिलर द्वारा किन गैसों का प्रयोग किया था? मिलर एक्सपेरिमेंट मैंने कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। उसने किस किस का यूज किया? जैसे मिथेन का किया था, ठीक है, जैसे H2 का किया था, जैसे अमोनिया का NH3, मिथेन, अमोनिया और जो हाइड्रोजन गैस। इसमें आप जल वाष्प भी लिख सकते हो, पर वाटर का तो किया था, इससे एक्स्ट्रा ये लिया था, ठीक है। जल वाष्प भी लिख सकते हो आप, जल वाष्प, ठीक है, वाटर वेपर। मानव शरीर की दो अवशेषीय अंगों के नाम, नेम एनी टू वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे मैं बात करता हूं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक झिल्ली, हिंदी मीडियम वाले सुन लो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, और निक्टिटेटिक निमेशक झिल्ली जो आंख पे ऊपर होती थी, पर अब अवशेषी हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। अकलदार जो भी है, और बहुत सारे। अमीबिया पैचिस उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा? अमीबिया पैचिस, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अमीबिक डिसेंट्री? अमीबिया पैचिस, ध्यान रखना, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है? एक प्रोटोजोआ, ठीक है, ध्यान रखना ये प्रोटोजोआ है। मलेरिया रोग का प्रसारण किस जीव के माध्यम से, किस जीव के माध्यम से हो रहा है? ध्यान रखना, थ्रू विच ऑर्गेनिज्म इज मलेरिया ट्रांसमिटेड? ट्रांसमिट, कोज करने वाला नहीं, कोजेटिव नहीं, ठीक है, यानी कि उसने उस ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा है जो ट्रांसमिट कर रहा है उसको। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिली, मच्छर के बाइट करने से, ठीक है, उसमें वो प्लाज्मोडियम होता है। फाइलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? फाइलेरिया, देखो, विच पैरासाइट कोज फाइलेरियोसिस?
एलिफेंटियसिस, हाथी पांव रोग का पूछा है, ठीक है। तो वुचेरिया ब्रैकोफाइटा, ठीक है, ये एक फीताकृमि है, फीताकृमि होता है, ठीक है। वुचेरिया ब्रैकोफाइटा से होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, ध्यान रखना ये चीज। डेंगू रोग फैलाने वाला वाहक डेंगू रोग कौन फैलाता है? फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। एडिस मच्छर, मादा मादा है, ध्यान रखना, मादा मादा एडिस मच्छर के काटने से मादा ही रोग फैलाती है, ध्यान रखना। और मच्छरों में तो सभी मादाएं में रोग फैलाती है, वैसे भी मादाएं रोग फैलाती है, ठीक है। सुनो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साथ साथ में लिखते रहना आप, मैं बोल रहा हूं सुनना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा, नहीं तो लेक्चर ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। जल्दी से ये क्वेश्चन सोल्व करो, जल्दी से। यस, देखो करते स्टार्ट। दो अनुवांशिक रूपांतरित पौधों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी टू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सिंपल सी बात है, जैसे हो गया बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन, ठीक है, जैसे गोल्डन राइस, ठीक है। बायोटेक इट्स एप्लीकेशन चैप्टर याद करो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या नाम है, बीटी कॉटन हो गया, ठीक है। जैसे बात करते हैं गोल्डन राइस, ठीक है, दो पूछे, बाकी बीटी सोयाबीन है, बीटी ब्रिंजल है, जो भी है लिख देना। दो पारजीवी जंतु के नाम, राइट द नेम ऑफ द टू पैरासाइट एनिमल। पारजीवी, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, थोड़ा सा इसको देख लेना, चेंज किया है, पारजीवी जंतु नहीं, दो पारजीनी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक चीज यहां पे ये ध्यान रखना, जीएमओ की फुल फॉर्म ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसने एनिमल पूछा, एनिमल के नाम, जैसे बात करता हूं मैं, जैसे रोजी गाय हो गई, ठीक है, जैसे माइस, ठीक है, ये लिख देना आप, रोजी गाय है, ठीक है, वो प्रोटीन वाला एग्जांपल, ठीक है। मानव इंसुलिन का उत्पादन किसने किया? किसने किया, ध्यान रखना, अमेरिका की एक कंपनी एली लिली, ठीक, याद करो, बताया था मैंने, एली लिली, एली लिली, ठीक है, एली लिली कंपनी है अमेरिका की, इसने ध्यान रखना सबसे पहले इंसुलिन बनाया था, उत्पादन किया था, ठीक है। रिकॉमेंड। बीटी फसल क्या है? व्हाट इज ए बीटी क्रॉप? ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से, ध्यान रखना, क्राइजीन को निकाल के बीटी प्लांट में, सॉरी कॉटन प्लांट में, कपास के पौधे में ट्रांसफर किया था, ठीक है, जिससे बीटी कॉटन कहा गया, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ लेना जाके, अभी बोल रहा हूं मैं, 100% क्वेश्चन आएगा। मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है? ह्यूमन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर? सर्वहारी,
ह्यूमन क्या है, सर्वाहारी होता है, वो उठता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी ला दो, ठीक है। और मनुष्य तो ऐसे खाता है कि कल हो ना हो, ठीक है, आज ही खा लेते हैं। एक सेकेंड। दो अनुवांशिकी रूपांतरित पौधों के नाम, देखो पौधों के नाम, ये वापस क्वेश्चन आ गया, हाँ ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। दो पारजीवी जंतु के नाम, ये भी रिपीट हो गया, वो पारजीवी है, ठीक है, ये रिपीट हो चुका है। मानव इंसुलिन उत्पादन किससे, एलिलिन। बीटी फसल क्या है, ये बताते, हरे पेड़ पौधे को किस श्रेणी में अंतर्गत रखा गया है, यानी कि उत्पादक होते हैं, वो रिपीट हो गए वापस, कोई बात नहीं, ठीक है, वो पहले एक्सप्लेन कर दिए थे मैंने, कि उत्पादक होते हैं, ठीक है, यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है। ये एक एक छोटे छोटे जो एक वन वर्ड के होते हैं वो ध्यान रखना आप, ठीक है, प्रोड्यूसर। खाद्य श्रृंखला के आधारभूत इकाई क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फूड चेन, फूड चेन की जो बेसिक यूनिट है वो उत्पादक तो होता है, प्रोड्यूसर, ठीक है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण लिखे, जैसे कृत्रिम पारितंत्र यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे तालाब, जैसे झरने, ठीक है, ध्यान रखना आर्टिफिशियल। किन्हीं दो संकटग्रस्त प्राणियों के नाम, संकटग्रस्त, ठीक है, राइट द नेम ऑफ द एनी टू एंड गार्ड एनिमल्स, ठीक है, संकटग्रस्त है जो यानी विलुप्त होने के कगार पे है। देखो जैसे मैं बात करता हूं गेंडा, जैसे बब्बर शेर, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला जो गेंडा है वो विलुप्त होने के कगार पे, संकटग्रस्त है, नंबर बहुत कम है वर्ल्ड में। बब्बर शेर, शेर तो होते हैं, एक बब्बर शेर होता है, उनको ये ऐसे दाढ़ी सी होती है बहुत बाल से, ठीक है, बहुत खतरनाक। किन्हीं दो विलुप्त प्रजातियों के नाम, राइट द नेम ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है अभी, उनके बस फोसिल्स मिले हैं हमारे अपने पास, हमें, ठीक है, यानी ह्यूमन को, साइंटिस्ट को, तो ध्यान रखना, पर वो है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। डोडो पक्षी है, गुलाबी सिर वाली बतख, दो याद रखना, ठीक है, डोडो पक्षी और गुलाबी सिर वाली बतख है, वो विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। किन्हीं दो जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एनी टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हॉटस्पॉट से रिलेटेड अभी पढ़ लो जल्दी से जाके इस वीडियो के खत्म होने के बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैसे इंडो बर्मा हो गया, ठीक है, और पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय, यहाँ पर लिखते, तो ध्यान रखना, ये है, ये 65 नंबर जो क्वेश्चन है, 65 नंबर इसका है। इंडिया में ध्यान रखना 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये तीनों वो नाम लिख दिए मैंने, ठीक है, और इन्हें दो पूछा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जैव विविधता की क्षति के दो कारण बताओ, राइट द एनी कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, इतने जीव जंतु थे वो, यानी कि उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। पहली बात तो ये देखो आप कि जो एनिमल्स है उनका रहने का स्थान, उनका हैबिटेट क्या है, उनका आवास क्या, उनका घर कौन सा, जंगल, फॉरेस्ट। तो ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने फायदे के लिए जंगलों को काट रहा है, और वो जंगलों को काट रहे हैं तो वो ध्यान रखना कहां जाए, उनका घर तो खत्म हो गया, आज अपना घर खत्म हो जाता है तो हम भी धीरे धीरे विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, एक तो पहले लिखता हूं मैं, जैसे अति दोहन, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पेड़ पौधों का अति दोहन हो रहा है, पेड़ों को काट रहे हैं जो भी है, ठीक है, यानी कि आवासीय विखंडन, उनके हैबिटेट को ध्यान रखना, विखंडित किया जा रहा है जो भी है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, विदेशी जातियों का आक्रमण, जैसे गाजर घास, ठीक है, उसने बहुत सारी, यानी कि और जो इंडियन जो प्लांट्स है उनको खत्म किया था उसने, ठीक है। तो ध्यान रखना, विदेशी जातियों का आक्रमण से कोई पावरफुल जो विदेशी जाति आ गई, ठीक है, तो उसने वहां की जो आवासीय जो स्थानीय प्रजाति उनको नष्ट कर सकती है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में है, इन विच ऑफ द स्टेट काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, असम में, आसाम में, असम में, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ध्यान रखना कि
बायोडाइवर्सिटी रिस्ट एरिया, ठीक है, जहां क्या है, जैव विविधता अधिक है, वो क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक है। बायोडाइवर्सिटी रिस्ट एरिया होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं, ध्यान रखना। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में ध्यान रखना 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, इंडिया में 3 है, इंडो बर्मा है, पश्चिमी घाट है, और ध्यान रखना ये जो एक और बताया था, ठीक है, सॉरी पूर्वी हिमालय, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो ये अपने पास 70 क्वेश्चन का जो सेटअप है, और मैं कहता हूं आपको 80 से 90% क्वेश्चन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी संभावना है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अभी रुको एक बार, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूं, ठीक है, उनको आप जरूर, जो मैं आपको बता देता हूं, दिखवा देता हूं, आप नोट कर लो सीधा, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। जैसे आप, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, आप सीधा नोट कर लो। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, सभी नोट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर लो, अब जल्दी से नोट करो। ह्यूमन जीनोम यानी प्रोजेक्ट है वो पढ़ लेना आप, ठीक है, गोल्स है, ठीक है, उसके जो भी है वो पढ़ लेना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो HGP, ठीक है, एक ध्यान रखना, लेक ओपेरोन पढ़ लेना आप, लेक ओपेरोन, ठीक है, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ये पढ़ना, चारगाफ रूल, ठीक है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिलर एक्सपेरिमेंट जो कल बताया था मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन ये पढ़ लेना आप, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन जरूर पढ़ना, ठीक है, मैं स्टार मार्क कर देता हूं उसको, ठीक है, कैंसर, एड्स, और जो चैप्टर क्लास में ड्रग्स दी गई है वो पढ़ लेना, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट पे मैं फिर स्टार मार्क कर रहा हूं, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट, PCR वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, और बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स, ठीक है, दो दो डायग्राम है दो, ठीक है, और आप पिरामिड्स इकोलॉजी में, ठीक है, और एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन जरूर पढ़ोगे आप, एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, और पोलिनेशन को पढ़ लेना आप अच्छे से, पोलिनेशन, ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्टिव फ्लोरिंग प्लांट में है, ठीक है, और देखो जो भी डायग्राम्स हैं, देखो रिप्रोडक्टिव में, और मैं अभी बोल रहा हूं ध्यान रखना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है, जो एंथर का है, ओव्यूल का है, जो भी है वो डायग्राम सभी देख जाना है एक बार, मैं फिर कह रहा हूं, डायग्राम के लिए मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, सारे डायग्राम देख के जाना, बायोरिएक्टर का है, ठीक है, और पीछे टेक्निक में जो डायग्रामेटिकली है, ठीक है, DNA का है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और टेस्टिस की है, ओवरी की स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट से वो, ठीक है, और जो मेन ज्यादा चैप्टर में ये दो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ज्यादा जो है, ठीक है, और जो
यानी कि मेंडल का थर्ड लॉ है, उसका जो यानी कि चेकर बोर्ड बना के जो उसको रिप्रेजेंट किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, वो पढ़ लेना बहुत। तीनों जो मेंडल के थर्ड यानी तीनों लॉ है, ठीक है, तीनों नियम है, वो अच्छे से पढ़ लेना आप। अभी मैंने जो जो बोला है वही पढ़ लेना, जो बच्चे यानी कि चाह रहे हैं कि हमारे ने पढ़ा नहीं और लास्ट में हमें बढ़िया मार्क्स आ जाए, तो ये इतनी चीजें पढ़ लेना, ये सारे क्वेश्चंस और ये इतने क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, तो आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा, ठीक है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं हो जाता हूँ इधर, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करना, ठीक है। अभी भी आप एक दिन है, आपको इतना मैटर दिया, एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अच्छे से करना और क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।